Is procrastination a failure of time or is it a failure of emotions? Definitely emotions. Act before your mind convinces you otherwise. हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग की वजह से स्टक हो गए हैं, बट सच्चाई ये है कि हम अपने आप को एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मैंने ये रियलाइज करा है कि मैं छोटी से छोटी चीजों से भी ट्रिगर हो जाती हूँ। The good news is, Muskan, that you're not alone. Every day you just need to work upon becoming 1% better than yesterday. Yes, and then we'll be 37% better in the years. Right. ओवरथिंकिंग से तंग हो या प्रोक्रेस्टिनेशन के कांस्टेंट लूप में फंस रहे हो, overthinking and procrastination are two words which most of us are quite familiar with. ये वो दो शब्द हैं जो हमारी लाइफ के अनफॉर्चुनेटली डेली प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट हो ही जाते हैं. There is this constant spiral of thoughts, constant what ifs that take a toll on our health and our mind. Welcome to another episode of The Life Lens और यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं मिस वांशा गर्ग, एक बहुत ही बेहतरीन लाइफ कोच और उसी के साथ साथ a senior HR professional here with the Times Group. Once again, thank you so much for joining us for this conversation. Always a pleasure to have you. पहले तो मैं बस ये समझना चाहती हूँ कि ओवरथिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या ये दोनों वर्ड्स इंटरकनेक्टेड हैं और आर दे completely different? Thank you so much for having me here, Muskan, once again. Coming to your question, सरफेस लेवल पे देखो तो ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन साइकोलॉजी के लेवल पे अगर हम डीपर डाइव करें और समझने की कोशिश करें तो ये एक ही पैटर्न्स के दो पार्ट्स हैं. ओवर थिंकिंग इन सिंपलर टर्म्स ज़्यादा सोचना, और प्रोक्रेस्टिनेशन इन सिंपलर टर्म्स काम को डिले करना. तो बेसिकली हमारा ब्रेन ये जानते हुए भी कि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में इतनी बारी सोच लेता है कि एक्चुअली में वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाता है. मतलब कि ये जानते हुए भी कि ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, वो उस काम को डिले करता रहता है. तो एक्चुअली में ये दोनों वर्ड्स इंटरकनेक्टेड ही नहीं है, ये एक ही इमोशनल पैटर्न के दो हिस्से हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लेडी अगर अपना 12 साल के करियर के ब्रेक के बाद या 10 साल के करियर के ब्रेक के बाद वापस से करियर स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले वो उसके बारे में इतना ओवरथिंक कर लेती है कि वो एक्चुअली में काम को करना डिले कर देती है, मतलब कि प्रोक्रेस्टिनेट कर देती है. और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम है, इस वजह से उसका वो डिले नहीं हो रहा है. उसको वो अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है जो उसने अभी तक जी है, यानी कि वो रिस्क नहीं लेना चाहती. वो उस अपनी आइडेंटिटी को जो फेलियर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहती, इसलिए वो ओवरथिंक करके अपने माइंड को एक एविडेंस देती है कि अगर मैंने इस काम को किया तो शायद मैं ना अच्छा कर पाऊँ, शायद मुझे कोई सपोर्ट ना मिल पाए, या मेरा पर्सनल पूरा सेटअप हिल जाए. तो एक्चुअली में वो इतने सारे फैक्टर्स के बारे में इतना ओवरथिंक कर लेती है that she ends up procrastinating about that situation. Now I see this pattern across all generations. एक छोटा बच्चा भी overthink करने लग गया है, एक छोटा बच्चा भी procrastinate करता रहता है, is constantly surrounded by this digital influence. But what is it? Why is it that so many people in today's time are struggling with these two words? सबसे पहला रीज़न है आइडेंटिटी प्रेशर. दैट अगेन आई विल गो बैक टू सोशल मीडिया, कि इतना परफेक्ट लाइफ दिखती है सोशल मीडिया पे कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा नहीं बन पाया या ऐसी नहीं बन पाई तो आई विल नॉट बी इनफ. मुझे एक आइडियल, या तो मुझे कुछ नहीं करना है, या फिर अगर मुझे करना है तो मुझे एक बेस्ट केस सिनेरियो में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है. एक आइडियलाइज कर लेते हैं वो एक पर्सनैलिटी को, और वो एज्यूम करते हैं कि इफ़ आई डू दैट देन इट इज़ फाइन, इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू दैट देन आई एम अ फेलियर. तो उन्होंने अपना बेंचमार्क ही इतना हाई सेट कर लिया है कि उस तक पहुँचने की थॉट प्रोसेस और उस तक पहुंचने का प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है that they end up procrastinating about it. And is it always negative? Procrastination, I mean, as far as I understand, it is us delaying something that we know we should be doing. But is overthinking also always negative? कभी-कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा सोच के मैं उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हूँ, but at the same time कभी-कभी मुझे लगता है कि it's important to take the right decision and I will take that right decision when I think about it enough. But is it always negative, or is it fine to overthink and delve about situations sometimes? Of course, if you're overthinking and reaching a clarity after that, then it is good overthinking. So there is nowhere written that overthinking is good or bad. Overthinking is getting you a clarity, it is helping you find out a process to reach your goal.
हाँ ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छी बात है, आपको ओवर थिंक करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अच्छी चीज़ों की ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, लेकिन बुरे छोटे से छोटे पैटर्न को, छोटे से छोटे मैटर को पिक करेंगे और उसके बारे में एक लूप में सोचते रहेंगे, तो वो एक नेगेटिव थॉट्स का कॉन्स्टेंट लूप बनता चला जाता है, जो एक्चुअली में आपका कॉन्फिडेंस डाइल्यूट कर देता है, और किसी काम को जो आप करना चाह रहे थे उसके बारे में आप इतना डीप जाके नेगेटिव ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि आपको लगता है कि अब इस काम को शायद ना करना ही एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। ट्रू, हम आई थिंक हम वर्स्ट केस सिनेरियोज को ऑलरेडी इमेजिन करके रखते हैं, पर आई थिंक अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो जब मैं वर्स्ट केस सिनेरियोज ऑलरेडी इमेजिन कर लेती हूँ तो I mean it sometimes is heartbreaking, but sometimes it prepares me for that situation also. But also 90% of the times that's not going to happen with me, but my mind already prepares me for it, and I'm still confused कि is it the right way to always assume the worst case scenario going forward in life? हाँ, क्योंकि हमारा ब्रेन का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, शायद मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है, फियर होता है। जब हमारे ब्रेन को किसी भी चीज़ से डर लगता है तो वो किसी भी तरीके से हमें उस डर से बचाने की कोशिश करता है। उसका प्राइमरी काम ये होता है कि मैं किसी भी तरह से इस इंसान को इस डर के एनवायरनमेंट से बाहर निकाल के लेके आऊँ। लेकिन जब हम किसी सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक करते हैं तो हम अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो इसमें ये डर की बात है, अगर तुमने ऐसे किया तो हम अपने वर्स्ट केस सिनेरियोज जब इमेजिन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम किस किस चीज़ से हमें डरना है हम अपने ब्रेन को ये बता रहे होते हैं। तो आप समझिए कि अगर आपको एक काम करना है, उस काम को करने से पहले आपने अपने ब्रेन को सारे वो सिग्नल्स दिए कि मैं इस डर से गुजर सकती हूँ इस चीज़ को करने के टाइम पे, तो आपका ब्रेन का फर्स्ट इंस्टिंक्ट, क्योंकि फियर है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, तो आपको बचाने के लिए उस काम को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। तो मैंने ये रियलाइज करा है कि मैं छोटी से छोटी चीज़ों से भी ट्रिगर हो जाती हूँ। इवन इफ आई एम हैविंग अ वेरी स्मूथ डे, कोई भी छोटी बात मुझे ट्रिगर कर देती है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द डे आई एम केप्ट ओवर थिंकिंग अबाउट ऑल सिनेरियोज दैट माई माइंड कैन पॉसिबली थिंक ऑफ। नॉर्मली लोगों की लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो एज अ ट्रिगर एक्ट कर सकती हैं जिससे वो भी मेरी तरह ओवर थिंक करने लग जाते होंगे, एंड देन आई आस्क ऑल्सो कि हम इससे कैसे बचें। बट टू स्टार्ट विद, ट्रिगर्स क्या होते हैं लोगों की लाइफ में? द गुड न्यूज़ इज मुस्कान दैट यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग इस टाइम पे इस प्रॉब्लम को गो थ्रू कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से कितनी सारी चीज़ों को डिले करते चले जा रहे हैं। और ओवर थिंकिंग ट्रिगर कैसे होती है? सबसे पहला ट्रिगर है लोग क्या कहेंगे, बट एक्चुअली में प्रॉब्लम लोग क्या कहेंगे नहीं है, प्रॉब्लम है रिजेक्शन का डर। तो मुझे रिजेक्ट नहीं होना है, इसलिए मैं अपने ब्रेन को इतने सारे बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियोज के बीच में उलझा देती हूँ दैट शायद मैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम ही नहीं करती हूँ। आई एंड अप नॉट डूइंग दैट वर्क। द सेकेंड ट्रिगर इज द नीड ऑफ कंट्रोल। हमको इतनी सर्टेनिटी चाहिए लाइफ में कि कुछ भी हमारे डेली रूटीन से हट के अगर कुछ हो रहा होता है तो रादर देन टेकिंग दैट अप एज अ न्यू चैलेंज, हम ओवर थिंक करते हैं वो सारे वर्स्ट केस सिनेरियो जो हमको सिचुएशन से बचा सके। अगर मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं जॉब करना जाना चाहती हूँ तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर अ पर्सन हु हैज बीन वर्किंग, राइट? बट जब पहली बार आप जॉब करने के लिए निकलेंगे तो आपका ब्रेन वर्स्ट केस सिनेरियोज अज्यूम करेगा, राइट? तो कभी भी इट्स अ सेइंग, इट्स हार्ड अंटिल इट इज़ ईजी। तो कभी भी हम कोई नया काम करना शुरू करते हैं तो लाइफ में हमेशा वो पहली बार बहुत मुश्किल लगता है, जब हम उसको करते चले जाते हैं तो वो आसान हो जाता है। ये बात कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकली अप्लाई करनी होती है तो लोग बाग रादर देन अप्लाइंग दिस दे गो इनटू अ मोड ऑफ ओवर थिंकिंग। वो सोच सोच के उस काम को इतना मुश्किल बना लेते हैं, और उसमें आता है अगेन वो रिजेक्शन का डर, वो कंट्रोल की हंगर, कि उनको चाहिए कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, और इसीलिए वो ये सारी चीज़ों को इतना ओवर थिंक कर लेते हैं, वो एक लूप बन जाता है। तीसरा ट्रिगर है मुस्कान, परफेक्शनिज्म। लोगों को लगता है परफेक्शनिज्म एक बहुत पॉजिटिव टर्म है, बट बहुत सारे सिनेरियोज में मुझे लगता है, और स्पेसिफिकली इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि वो बहुत नेगेटिव काम करता है। लोग बाग एक परफेक्ट एनवायरनमेंट, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट डिग्री, परफेक्ट बैक सपोर्ट, इन सब चीज़ों का वेट करते रहते हैं, और उसका वेट करते करते वो सिर्फ ओवर थिंकिंग में ही पूरा लूप क्रिएट कर देते हैं। ओवर थिंक करते करते, उस परफेक्शन का वेट करते करते एक्चुअली में उस काम को डिले कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से आई फॉलो अ रूल दैट if you're not embarrassed when you've done it, then you actually started too late. अगर आपने किसी काम को किया और पहली बार किया और आपको खुद पे ही थोड़ी सी शर्म नहीं आई, तो यानी आपने बहुत देर कर दी।
आपने परफेक्शनिज्म के पीछे इतना टाइम बर्बाद कर दिया, हो सकता है आज से 5 साल पहले आप उस काम को करते, थोड़ा काम अच्छा करते, लेकिन आज आपके पास उस काम का 5 साल का एक्सपीरियंस होता। तो समटाइम्स ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिज्म ओवर थिंकिंग में एक ऐसा रोल प्ले करता है जो मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी डिले करा देता है। मेरा मानना ये है कि आप लोगों को परफेक्ट एनवायरनमेंट का वेट करने से पहले, परफेक्ट सिचुएशन का वेट करने से पहले आज ही स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा ख़राब होगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आप सब सीख जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जो ओवर थिंकिंग को इनिशिएट करता है हमारी बॉडी के अंदर, होता है इमोशनल बैकलॉग। कोई फियर, कोई एंग्जाइटी, कोई एंगर, जो कभी बहुत पहले आपके साथ कोई सिचुएशन हुई और जब आपने वो इमोशन फील किया, एक्चुअली में आपने उसको उस टाइम पे प्रोसेस नहीं किया, तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कभी कहीं किसी ने आपको अंडर एस्टिमेट किया और वहाँ पर आपको थोड़ा एम्बैरेसमेंट और थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ। उस टाइम शायद आप उस इमोशन को प्रोसेस नहीं कर पाए, शायद जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए, अपने आप को वैलिडेशन नहीं दे पाए, तो वो इमोशन आपके अंदर स्टोर हो गया। अगर अब नेक्स्ट कोई ऐसी सिमिलर सिचुएशन अराइज करती है, तो रादर देन गोइंग स्ट्रेट इनटू इट, आपकी बॉडी पहले आपको पॉज लेने के लिए ट्रिगर करेगी। आपकी बॉडी कहेगी कि पिछली बार मैंने ऐसा किया था और उसकी वजह से थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट और थोड़ी सी एंग्जाइटी हुई थी, सो लेट्स पॉज, थोड़ा सा सोच लेती हूँ, थोड़ा सा रुक के समझती हूँ कि क्या गलत किया। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ओवर थिंकिंग का बाइफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपने रुके, आपने सोचा, अगर आपने उस थॉट से एक क्लैरिटी निकाली, तो वो ओवर थिंकिंग आपको हेल्प करेगी उस सिचुएशन को नेविगेट करने के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी लूप में घूमते रहे जहाँ पर वो फियर, वो एंग्शियसनेस, वो आपकी बॉडी में एक इमोशन की तरह घूमती रही, तो आप कंक्लूजन पे रीच नहीं करेंगे और आप उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। वो होगी नेगेटिव ओवर थिंकिंग। ट्रिगर्स तो आई अंडरस्टूड बहुत हैं, एंड आई एम श्योर कि सबके लिए ट्रिगर पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, बट हाउ डू वी कम आउट ऑफ इट? आई मीन, कोई ना कोई डेली हैबिट्स तो होंगे जिनकी वजह से आई कैन काइंड ऑफ रिड्यूस ऑल दीज ओवरथिंकिंग पैटर्न्स एंड दिस प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या हो सकता है वो? सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारे ब्रेन को ना बड़े टास्क थ्रेट लगते हैं। तो आपकी लाइफ एकदम स्लो मोड में चल रही है और आपने अपनी लाइफ को एकदम से एक बहुत बड़ा गोल दे दिया, तो ब्रेन उसको अडेप्ट करने से पहले ओवर थिंक करा के उसको प्रोक्रेस्टिनेट करा देगा। ब्रेन आपको उस इतने बड़े गोल को थ्रेट के जैसे देखेगा और आपको उसको ना करने के रीजंस देगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने बड़े गोल्स के साथ साथ उसके छोटे छोटे प्रोसेस गोल्स समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ओवरवेट है और उसको एक सर्टेन आइडियल वेट पे रीच करना है, तो उस इंसान को रादर देन थिंकिंग कि मुझे 40 kgs या 50 kgs वेट लॉस करना है, उसके छोटे छोटे प्रोसेस गोल्स के बारे में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वो बैठ के सिर्फ ये सोचेगा कि 40 किलो वजन कम करना है, तो इट विल लुक लाइक अ वेरी बिग थ्रेट टू द ब्रेन, और ब्रेन सिर्फ सबसे पहले उसको यही एग्जाम्पल देगा कि भाई नहीं हो सकता, राइट, तुमने पिछली बार भी ट्राई किया था, नहीं हुआ था, तुम फेल हो गए थे, तुम्हें वीकनेस हो जाती थी। तो ब्रेन विल गिव यू ऑल दो सिनेरियोज विच विल एक्चुअली टेल यू हाउ टू नॉट डू इट। इसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपने ब्रेन को प्रोसेस गोल्स दीजिए छोटे छोटे। ओके, मुझे 2 साल में 40 kgs वेट लूज करना है, उसके लिए अगले हफ्ते से मेरा अगले हफ्ते का गोल क्या है? अगले हफ्ते तक मुझे शुगर कट करनी है, उससे अगले हफ्ते शुगर कट करने के साथ साथ मुझे मॉर्निंग में लेमन वाटर पीना है, उसके साथ मुझे आफ्टर लंच और आफ्टर डिनर वॉक स्टार्ट करनी है। तो जब आप छोटे छोटे गोल्स अपने ब्रेन को देते हैं, तो ब्रेन उसको थ्रेट नहीं समझता, वो एक छोटा सा अचीवमेंट है। इनफैक्ट जब आप प्रोसेस गोल्स पे काम करते हो और आप सक्सेसफुली उसको अचीव करते हो, तो ब्रेन आपको रिवॉर्ड करता है। ब्रेन आपको एक ऐसा मैसेज देता है जिसमें आपको फील होता है कि लाइक यू आर एन अचीवर। तो ऐसे धीरे धीरे, और आप हमेशा अपने बड़े गोल के साथ अपने छोटे छोटे गोल्स को जब लिखते हैं, तो एक्चुअली में वो बड़ा गोल बाय डिफॉल्ट अचीव हो जाता है। दूसरी चीज़, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए ओवर थिंक करने से ज़्यादा आप ये समझिए कि आप अपना एक रिचुअल बनाइए। आप अपने आप को सिर्फ एक चीज़ बोलिए कि वट एवर हैपन्स इन माई डे, आई विल ओनली वर्क ऑन बिकमिंग 1% बेटर देन येस्टरडे। जो मैं कल थी उससे सिर्फ 1% अच्छा मुझे करना है। तो वो 1% तो कुछ भी हो सकता है ना। शायद कल मैंने किसी से बात करते हुए थोड़ा सा रूड सेंटेंस यूज़ कर लिया, तो आज 1% बेटर होने के लिए आई विल चेंज माई टोन। नेक्स्ट 1% बेटर होने के लिए आई विल नॉट हैव अ शुगर वाला टी। नेक्स्ट 1% बेटर होने के लिए आई विल प्रॉबली गो फॉर अ वॉक आफ्टर द लंच। तो धीरे 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 जब मैं रोज़ 1% बेटर होने की कोशिश करूँगी, तो इफ़ यू गो बाय द मैथ्स, यू विल बी 37% बेटर
in a year. Wow, I will take this into consideration because हर हफ्ते मैं सोचती हूँ कि अब 21 days के लिए I will cut down on my sugar and I miserably fail every time. So, but I will start maybe with 1 week and then when I do it, maybe next week I will stick to it because 1 week has been completed. So this sounds completely doable. Now, how do I create mental boundaries? I'm sure that a lot of people get triggered, a lot of people get stuck in this loop of overthinking because they lack those mental boundaries. इतनी सारे nuances होते हैं, इतनी सारी distractions होते हैं, कुछ ना कुछ आ ही जाता है जिससे हम trigger हो जाते हैं. तो how do I create that bubble around me that protects me from it? हम सबका ब्रेन ना बहुत पर्सनलाइज नहीं रह गया अभी. एक पब्लिक स्पेस बन चुका है जहाँ पे हर कोई अपनी अपनी बात डाल रहा है, और वो हमारे ब्रेन में कैसे जा रही है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं. ठीक है, एक रील आई फनी, उसके इमीडिएटली बाद कोई सैड न्यूज़ की रील आपने देखी, उसके इमीडिएटली बाद आपने कोई कुकिंग की रील देख ली, आपका ब्रेन कंफ्यूज हो गया. आपके ब्रेन को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा इमोशन इस टाइम पे ट्रिगर करना है. लेकिन ये छोटी छोटी 5-5 सेकंड की 30-30 सेकंड की रील्स जो हैं वो आपके ब्रेन में डोपामिन ट्रिगर कर रही हैं. ब्रेन का एक सिंपल सा फंक्शन है आपके लिए सर्वाइवल का ध्यान रखना, रेस्ट करना और रीसेट होना. हम उसको एक्चुअली में रेस्ट और रीसेट तो होने का टाइम ही नहीं दे रहे. तो जो मेंटल बाउंड्रीज की आपने बात की है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ब्रेन फॉग हो रहा है, आपको बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, क्लैरिटी का इशू हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में अपनी लाइफ के बारे में सोचने से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में घुसे हुए हैं. दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है कौन सी सेलिब्रिटी ने क्या पहना, न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी सोशल मीडिया पे चलती हैं. तो बेसिकली हमको मेंटल बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मैं अपने माइंड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होने देना चाहती हूँ. जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को समझा तो मैंने रियलाइज़ किया कि एक्चुअली में मैं बहुत रैंडम कंटेंट कंज्यूम कर रही थी. जो भी मेरे सामने आ रहा था मैं उसको कंज्यूम कर रही थी. जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि एक्चुअली में मेरी मेंटल बाउंड्रीज सेफ गार्ड करना मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई स्टॉप लुकिंग एट नेगेटिव थिंग्स ऑन माई फ़ोन. आई ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड कि कितनी देर के लिए मुझे मोबाइल देखना है. मैं यहाँ सिर्फ ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि मेंटल बाउंड्रीज को क्रिएट करने का मतलब है कि फ़ोन कम देखना है. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेंटल बाउंड्रीज को सेट करने का मतलब ये है कि मैं डिसाइड करूँगी कि मेरे ब्रेन में क्या जाएगा, कितना जाएगा और कितनी देर के लिए जाएगा. आजकल लोगों ने अपनी मेंटल बाउंड्रीज इतनी वेग रखी हुई हैं कि वो अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ को कंज्यूम कर रहे हैं. और फिर एट द एंड ऑफ द डे वही वो लोग होते हैं जो आके बोलते हैं कि हमें कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हमें क्या करना है अपनी लाइफ में. ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि आपको जो समय आपको अपनी ज़िंदगी के लिए लगाना था, आपने वो पूरा टाइम तो दूसरों की लाइफ कंज्यूम करने में लगा दिया. तो मेरे हिसाब से मेंटल बाउंड्रीज एक डिसिप्लिन का मुद्दा नहीं है, ये एक सेल्फ रेस्पेक्ट का मुद्दा है. अगर मैं ये नहीं तय करती हूँ कि मेरे जीवन में क्या आएगा, क्या रहेगा, और मैं किसके बारे में सोचूंगी और किसके बारे में एक्ट करूँगी, तो एक्चुअली में दिस इज़ अ मैटर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. यानी कि मैं खुद को एज अ ह्यूमन बीइंग उतनी रिस्पेक्ट नहीं देती हूँ कि कुछ भी कचरा मेरे आसपास आ रहा है, कुछ भी चीज़ें मेरे आसपास हो रही हैं, आई एम ओपन टू टेक इट ऑल. So if there's one practice that you would want our listeners to incorporate in their daily life जिससे वो थोड़ा बहुत overthinking और procrastination से अपने आप को बचा पाएं, what is that going to be? I would say act before your mind convinces you to do otherwise. काम को कर दो इससे पहले कि आपका माइंड आपको बोले कि नहीं करना है. Right. So एक daily practice to avoid overthinking and procrastination I follow in my life is that act before your mind convinces you otherwise. Right. एक बचपन में दोहा पढ़ा था ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब. So this is, I just said the English version of that आपको अपनी लाइफ में अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं करने देना है. Right. आपको उस काम को करना है, और उसके बाद अगर कुछ गलतियां हो गई तो सोचो उसके बारे में और करो उनको नेक्स्ट टाइम करेक्ट. करने से पहले सोच के उस काम को टालने से तो वो काम कभी भी नहीं हो पाएगा ना. हमें लगता है कि हम ओवर थिंकिंग की वजह से स्टक हो गए हैं, बट सच्चाई ये है कि हम अपने आप को एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं. और जब तक हमारी ग्रोथ हमारी प्रोटेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं बनेगी, हम ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, और जहाँ थे उस लूप में वहीं के वहीं फंसे रहेंगे.
Right, now to switch this segment up a little bit, let's dive into a quick rapid fire round with you. So, is procrastination a failure of time or is it a failure of our emotions? Definitely emotions. So, it has nothing to do with laziness. Absolutely not. I'm trying to protect my image, and hence I am refusing failure, and hence I am procrastinating. What is the best excuse that you've heard when it comes to somebody giving you a reason as to why they were procrastinating? The most common is that I didn't get the opportunity. And the funniest reason that you've ever heard? I don't belong to a place wherein I could have achieved all of this. You don't belong to a place. You create a place if in case you want to achieve anything. Very well said. There are a couple of lines that you've said, they acted like punchlines, but I will definitely use them. I will keep using that line, especially that if you're not embarrassed, if you weren't If you're not embarrassed, embarrassed the first time you did it, you actually started too late. that. So now to avoid that overthinking and that procrastination, tell me one book that I can reach out to every time my mind's constantly stuck in that pattern. One book that you recommend to our viewers. I think Atomic Habits is a very good book, and I would say if you don't have time to read the book, then you can go and listen to the audiobook. But this is a book which tells you actually how to incorporate choti habits in your daily life to make you a better version of yourself. And as I said, every day you just need to work upon becoming 1% better than yesterday. Yes, and then we'll be 37% better in the years. Right. I have the book kept in my shelf, but I'm procrastinating, which I will now stop You doing. should not. Thank you so much, Vansha, for joining us. It's always a pleasure to connect with you, and we'll be back again on the next episode of The Life Lens. Keep watching. Thank you so much. Thank you.